CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। खुशी हुई कि जो मैं अपने समाज के लिए प्रयत्नशील था वो मैसेज कहीं ना कहीं उसके जो हमारा एक सोच थी कि कहीं ना कहीं हर पार्टी को उस बारे में सोचना पड़ेगा और भारत की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को आज उस विषय में सोचना पड़ा, जिसके लिए मैं कई बार कई दिन कई जगह से जाकर अपनी बात को रख रहा था। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CEN न्यूज चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के नरीमन पॉइंट पे और आपको एक ऐसे होनहार चेहरा से रूबरू कराने जा रहे हैं जो काफ़ी फेमस है और आपने CEN न्यूज चैनल के माध्यम से या अलग न्यूज़ चैनल या पेपर के माध्यम से उन्हें देखा होगा और उनके बारे में आपने जाना और समझा होगा। लेकिन हम बात करने जा रहे हैं ब्राह्मण समाज को लेकर। जिस तरह कृष्ण मिलन शुक्ला जी ब्राह्मण समाज को एकत्रित एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और ब्राह्मण समाज की एक सम्मेलन भी हुआ था जो मुंबई के ताज होटल में, यानी आलीशान एक मुंबई का जो ताज होटल है उसमें ब्राह्मण सम्मेलन किया गया था। और इसी सब संदर्भ में कृष्ण मिलन शुक्ला जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक उच्च बैठक रखी गई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी मौजूद थे और ब्राह्मण समाज के सभी नेता या ब्राह्मण समाज के जो अलग अलग समुदाय के जो लोग अध्यक्ष है वो वहाँ पे मौजूद थे और ये उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर काफ़ी तैयारियों के विषय में चर्चा हुई। इस सब संदर्भ में कृष्ण मिलन शुक्ला जी से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बता दूं, कृष्ण मिलन शुक्ला जी इस विगुल को पहले ही बजा चुके हैं, यानी ब्राह्मण समाज को एकत्रित लेकर चलना, ब्राह्मण समाज को एक मंच पर लेकर चलना, यह सब विगुल ऑलरेडी कृष्ण मिलन शुक्ला जी ने 3-4 महीने ही पहले ये सब जो ब्यौरा है सामने रखा था, मीडिया के सामने रखा था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी RPI पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठौले जी मौजूद थे। इसी सब संदर्भ में कृष्ण मिलन शुक्ला जी से जानना चाहेंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा, आपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाया था जिसको अगर देखा जाए तो आज बीजेपी ने चोरी किया है दिल्ली में। मुझे चोरी तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर आज बीजेपी काम कर रही है उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? मुझे तो आज बहुत खुशी हुई कि जो मैं अपने समाज के लिए प्रयत्नशील था वो मैसेज कहीं ना कहीं उसके जो हमारा एक सोच थी कि कहीं ना कहीं हर पार्टी को उस बारे में सोचना पड़ेगा और भारत की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को आज उस विषय में सोचना पड़ा, जिसके लिए मैं कई बार कई दिन कई जगह से जाकर अपनी बात को रख रहा था। ब्राह्मण समाज के बारे में आपको एक स्पष्ट बात बताता हूँ। हमारा संविधान बोलता है समान नागरिक कानून। हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब आम्बेडकर के उसूलों पर चलने वाली पार्टी है, उनके द्वारा बनाई गई पार्टी थी। उनका एक उद्देश्य था, उनका एक ध्येय था कि हर नागरिकों को समान कानून मिले, गरीबों को, पीड़ितों को, शोषितों को जो तकलीफ़ में हैं उनके लिए एक अलग बनाया जाए सुरक्षा कवच, ताकि वो उस तकलीफ़ से दूर हों। लेकिन ये सब गड़बड़ के अंदर एक ऐसा षड्यंत्र किया गया कि ब्राह्मण समाज को दूर रख दिया गया। आज ब्राह्मण समाज, सबसे बड़ी विचित्र बात है कि ब्राह्मण समाज 4% या 4.2% तक सीमित रह गया है, फिर भी हमें माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिलता। दूसरे समाज के लोगों को माइनॉरिटी का दर्जा है, दूसरे समाज के लोगों को आरक्षण के विभिन्न प्रकार का दर्जा है। जैसे ब्राह्मण समाज को आज की तारीख में ना कोई वित्तीय सहायता मिलती है, उसमें कोई उसका आरक्षण का प्रावधान नहीं है। क्या ब्राह्मण समाज पैसे वाला रहा है? हमको तो वेद बोलता है हम विप्र हैं। विप्र का मतलब जो होता है गरीब होता है, भिक्षा मांग के खाने वाला होता है। हमें कब से पैसे वाला मान लिया गया? आज जो एक धर्म जो भारत में 25% से या 30% से ज़्यादा है उसको आप माइनॉरिटी का स्टेटस देते हो, और ये ब्राह्मण समाज जो सिर्फ 4 और 4.2 रह गया है उसको आप कोई आरक्षण की सुविधा नहीं दे रहे हैं। जिन लोगों ने देश में
कई बार राज किया है, हजारों साल से जो एक समाज देश में राज करता रहा, मैं उस समाज का नाम नहीं लेना चाहता, वो आरक्षण की मांग करता है महाराष्ट्र में, और सब जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको समर्थन दे रही हैं। जबकि उसी समाज का आज की तारीख में देखा जाए, 75 साल के हमारे इतिहास में देखा जाए तो महाराष्ट्र में 2-3 उपवाद छोड़ के हमेशा उसी वर्ग का मुख्यमंत्री रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज उनके रहे हैं, मेडिकल कॉलेज उनके रहे हैं, BA MBA कॉलेज उनके रहे हैं, यहाँ तक कि अगर खेती देखी जाए तो उनके पास है, उनके पास अगर देखा जाए तो कोऑपरेटिव सेक्टर उनके पास है, उनके पास देखा जाए तो चीनी मिल उनके पास है। तो ऐसे समाज जो हजारों साल से देश पे राजा के रूप में राज किए, उनके वंश जो है पुराने वो राजा के रूप में थे, और आज भी उस समाज के पास इतना पैसा था, वो लोग जब आरक्षण के लिए आ सकते हैं तो ब्राह्मण को क्यों नहीं आरक्षण के लिए सोचा जा सकता है। ब्राह्मण किसी भी समाज के, किसी भी धर्म के आरक्षण का विरोधी न था, न है, न रहेगा। हमारा किसी भी समाज, धर्म और के लोगों को आरक्षण देने के प्रति विरोध कभी रहा ही नहीं है। परंतु हमें ये समझ में नहीं आता है कि हमें आरक्षण से क्यों दूर रखा गया है। ब्राह्मण आज गरीब है। ब्राह्मण की विशेषता रही है कि लोग बोलते थे वो विद्वान है, पढ़ने में तेज है। अब अगर हम पढ़ने में तेज हैं तो उसको हमारी कमजोरी बना दिया जाए कि हमको पढ़ने नहीं दिया जाए। मेरी तो शुरू से मांग थी कि हर जगह आरक्षण मत दो। शायद आपने बहुत लोगों को आरक्षण दे दिया, आपकी सोच के बाहर आरक्षण बढ़ चुका है, लेकिन शिक्षा में या तो ब्राह्मण को आरक्षण दो या शिक्षा से आरक्षण खत्म करो। ये मेरी शुरू से मांग थी। इस मांग को मैं लेके देश के कोने कोने में मैं भटका हूँ, लोगों को मैंने जगाया है, और आज बड़ी खुशी हुई कि एक बड़ी राजनीतिक पार्टी भी ब्राह्मण के अस्तित्व को मानती है, ब्राह्मण के अस्तित्व को समझती है। मैंने आज देखा कि आज एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर ये हमारे भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है उसके अंदर उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने ब्राह्मणों को बुलाया था, ब्राह्मण नेताओं को विचार विमर्श किया था, जैसा कि उस न्यूज़ चैनल में कहा गया था, और ब्राह्मणों को अलग अलग पद पे बैठाने के लिए और उनको सुझाव दिया जा रहा था कि आप हर ज़िले में जाइए और ब्राह्मणों को बताइए कि हमारी पार्टी ने क्या किया और ब्राह्मणों के लिए क्या किया है। लेकिन मेरा मानना एक ही है कि ब्राह्मण जब 4% या 4.2% इस देश में है तो उसे आरक्षण मिलना चाहिए। हम माइनॉरिटी स्टेटस मांगते ही नहीं हैं, हम माइनॉरिटी हैं लेकिन हम नहीं मांगेंगे, लेकिन आरक्षण में, शिक्षा में हमको आरक्षण मिलना चाहिए। ये मेरी शुरू से मांग थी और ये मांग धीरे धीरे लोगों के दिमाग में जा रही है। ये बड़ी मेरे लिए आज खुशी की बात है। अगर देखा जाए तो जिस बिगुल को आपने बजाया था, यानी ब्राह्मणों के हक के लिए आपने आरक्षण मांगा था, वो भी शिक्षा में, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का चुनाव का बिगुल बज चुका है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर किस तरह बीजेपी चुनाव जीतेगी, या आरपीआई पार्टी की तरफ से आप भी उसमें शामिल हैं, लेकिन चुनाव को देखते ही ब्राह्मणों की याद आ जाती है पार्टियों को, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जो चुनाव में ब्राह्मणों की याद आती है और चुनाव होने के बाद ब्राह्मणों को कुछ मिलता नहीं है, तो मैं इसका दोष किसी को नहीं दूंगा। इसका दोषी स्वयं ब्राह्मण समाज है, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने कभी ये सोचा ही नहीं कि वो जिन लोगों को, जो ब्राह्मणों को लोक प्रतिनिधि के रूप में चुन के अलग जगह पे लोक प्रतिनिधि की जगह पे दायित्व देते हैं, चाहे वो विधानसभा हो उस राज्य का या चाहे देश की लोकसभा या राज्यसभा में हो, वहाँ पर जाके वो लोक प्रतिनिधि ब्राह्मण समाज का होते हुए भी ब्राह्मण समाज के लिए कुछ किया नहीं है। और इसलिए चुनाव के पहले तो लुभाया जाता है और चुनाव के बाद भुलाया जाता है। इस परिस्थिति को कहीं ना कहीं बदलाव लाने के लिए जो मेरा प्रयास था वो अब यथार्थ में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक रूप ले रही है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपने पदाधिकारियों को, खासकर ब्राह्मण पदाधिकारियों को बुलाकर बोल रही है कि आप ज़िले ज़िले में जाइए और ब्राह्मणों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्य किया है बताइए। हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, उत्तर प्रदेश में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहेंगे, उनका समर्थन करेंगे। और मेरी सबसे पहले प्रमुख प्राथमिकता है, देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, अगर ये मुहावरा है तो ये भी मुहावरा है कि सुरक्षा और खुद की नीति पहले मेरे घर से होगी, मेरे समाज से होगी। पार्टी में मैं अगर
हूँ, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में भी हूँ, लोग मेरी बात सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी ने ब्राह्मणों के आरक्षण का विरोध किया है। हमारे विरोधी तो मुझे कभी कभी ऐसी मेरी परिकल्पना हो जाती है कि हमारे चुने हुए ब्राह्मण लोक प्रतिनिधि ही हमारे ब्राह्मण समाज के सोच में कहीं ना कहीं उनकी उदासीनता, कहीं ना कहीं उनका जो एक अलग रवैया रहा है, समाज के प्रति दुर्लक्षता रही है, उसी वजह से हम पीछे हैं। वरना मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक पार्टी ने हमारे आरक्षण का विरोध किया है। और अब अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमारे आरक्षण का विरोध करेगी तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ब्राह्मणों का साथ दे रही है। वो मानती है कि ब्राह्मण गरीब है, उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब के बनाए कानून को मानती है और बाबा साहब का कानून हमेशा समान नागरिकता कानून को प्राथमिकता देता रहा है। सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जल्द होने जा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज को लुभाने के लिए, यानी ब्राह्मण समाज को अपने तरफ खींचने के लिए समाजवादी पार्टी भी लगी है, मायावती जी की जो पार्टी है वो भी लगी हुई है, और दूसरी तरफ बीजेपी भी लगी है। लेकिन बीजेपी का सबसे बड़ा जो जीत का मकसद या अगर देखा जाए या रास्ता है तो ब्राह्मण समाज की तरफ है। तो कितना परसेंटेज ब्राह्मण समाज बीजेपी की तरफ जा सकते हैं या बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं, या उत्तर प्रदेश में आपके नेतृत्व में जिस तरह आप लोगों को वहाँ पे हैंडल कर रहे हैं या लोगों को आप साथ दे रहे हैं, तो कितने परसेंटेज चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी का साथ दे सकते हैं, आरपीआई के माध्यम से हो या बीजेपी के माध्यम से? देखिए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले जी के नेतृत्व में हमेशा ब्राह्मण समाज को मजबूत करते रही है, उत्तर भारतीयों को समर्थन देते रही है। 2008 में जब मुंबई में, महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के ऊपर अत्याचार हुआ था, तो उस समय हमारे संघर्ष नायक राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले जी थे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है और यहाँ पे सबको रहने का अधिकार है, और उत्तर भारतीयों के ऊपर अगर कुछ भी अत्याचार हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ब्राह्मण सम्मेलन में कहा था कि ब्राह्मण गरीब है और ब्राह्मण को भी अब कहीं ना कहीं ऊपर लाने के लिए सरकार को प्रयत्न करना होगा। रही बात उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में मैं तो ज़्यादा गणित जानता नहीं था। वो एक हाथी वाले बाबा थे, वो अभी घूम रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन ले रहे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने गणित बताया था कि 12-12.5% उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हैं उनकी गणित के हिसाब से। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ब्राह्मणों का इस बार जो रुझान है, न साइकिल को मिलेगा न हाथी को मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ कमल पे आएगा, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले ने स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मणों के उत्थान के लिए, ब्राह्मणों को उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको मदद करने के लिए, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए सरकार कदम उठाए। केंद्र सरकार इस विषय पे गंभीर हो चुकी है, जिसके पीछे हमारे रामदास जी आठवले ने बहुत मेहनत किया हुआ है, और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी को राज्य स्तर पे भी सोचना पड़ रहा है। अब समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी जो लोग हैं, उन वो सोचते हैं कि अगर उन्हें ब्राह्मण का समर्थन मिलेगा, तो मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज, बहुजन समाज पार्टी का वो आज तक जो उनका नारा था कि ठाकुर बनिया चोर, बाकी सब BS4, और उसमें और बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, ब्राह्मण समाज वो नारा आज भी भूला नहीं है। और साइकिल वालों को भी मैं बता देना चाहता हूं कि तुम साइकिल तो चल के कुछ एक धर्म के लोगों को लेके चले थे, अभी कुछ साल पहले आपका कुछ स्टेटमेंट आया था अखिलेश जी का ब्राह्मण के विरोध में, तो ब्राह्मण समाज अपने प्रति उदासीन रहे, इन नेताओं को भूला नहीं है। तो वो जो लुभा रहे हैं, पूरी भाजी खिला रहे हैं, मुझे नहीं लगता है उसका उनको ज़्यादा कुछ फ़ायदा होने वाला है। आने वाले आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास जी आठवले जी ने जो ब्राह्मण समाज के लिए एक आवाज़ उठाई है, उसका पूरा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया दोनों मिल के लेने वाली है, और उसका पूर्ण रूप से हमको बहुमत मिलेगा ब्राह्मण समाज का। कि एक बार उत्तर प्रदेश का चुनाव का जो बिगुल तो बज ही चुका है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
काशी हिंदू जो मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर को कॉरिडोर की बात करें तो उसका उद्घाटन कर दिया है और वो चालू भी हो गया, लेकिन लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। ऊपर से दूसरी तरफ राम मंदिर का निर्माण बड़े जोरों शोरों में चला, तो इसका कितना फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को या आरपीआई पार्टी को ब्राह्मण समाज के प्रति? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काशी मंदिर के लिए प्रयास किया था, जो कॉरिडोर भारतीय जनता पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने बनवाने की जो शुरुआत की थी, उसका तो कहीं ना कहीं फ़ायदा इस गठबंधन को मिलेगा ही मिलेगा। परंतु रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने इस पर कभी जाके जातिवाद नहीं किया है। अगर किसी समाज के मंदिर का पुनरुद्धार करना है तो होना चाहिए। अगर हज हाउस बन सकता है तो काशी का मंदिर क्यों नहीं बन सकता है। ये विचारधारा हमारे लोगों की है कि सबको साथ में लेके चलना है, सिर्फ एक ही समुदाय को, एक ही धर्म के लोगों को नहीं बनना चाहिए। कई सालों से काशी मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं हुआ है, बल्कि ये कहा जाए कि जिस राज्य से हम लोग हमारी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को राज्य स्तर की पार्टी माना जाता है, महाराष्ट्र से, इसी महाराष्ट्र की अहिल्याबाई होलकर ने काशी मंदिर का पिछली बार जीर्णोद्धार कराया था, जो अब जाके भारतीय जनता पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो गठबंधन सरकार ने जाके कराया है। तो ये कोई अलग बात नहीं है, ये बहुत पहले होना चाहिए था। लेकिन बहुत पहले हमारे दूसरे राजनीतिक दलों ने जो एक गलत शुरुआत की थी कि किसी एक संप्रदाय और एक धर्म के लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई थी और एक धर्म के लोगों के ऊपर उदासीनता थी। तो हमारे जो प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय नेता रामदास जी आठवले की जो सोच है कि सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता को ध्यान में रखते हुए ये काशी का भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया है। और रही बात कॉरिडोर की, तो कॉरिडोर बनने से जिस तरह से आवागमन की अब सुलभता होगी, उस सुलभता से कई लोगों को फ़ायदा होने वाला है, जनता को फ़ायदा होने वाला है। रोड पे चलने वालों से उसकी जात, उसका धर्म नहीं पूछा जाएगा और उसका फ़ायदा प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक जाति के लोगों को मिलेगा। अब ये कोई लोग अगर ये कहते हैं कि ये विशेष समुदाय के लिए हुआ है तो बहुत गलत बात है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामाजिक एकता और सामाजिक समरसता की बात करती है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पे थोड़ा सा बात करेंगे आपसे, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे, लेकिन अभी तक कश्मीरी पंडित उनको अभी तक उनका हक नहीं मिला है। यानी जिस तरह उन्हें वहाँ से खदेड़ा गया था, उन्हें भगाया गया था, आज भी जम्मू कश्मीर से वो वंचित है, यानी अपने जगह ज़मीन से वंचित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि सभी कश्मीरी पंडितों को न्याय दिलाएंगे और उनके हक की जो घर है, उनका जो ज़मीन है वो दिलाएंगे। इस मुद्दे पे क्या आपने सोचा है, या आरपीआई पार्टी की तरफ से किस तरह की भूमिका आप रखते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, इस मुद्दे पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले ही कदम उठाया है, जिसका भी एक उदाहरण आया है धारा 370 को रद्द करना। अब ये 75 सालों से किए गए कांग्रेस सरकार के गड़बड़ की कार्य प्रणाली को सुधारने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को या वहाँ पर जिन लोगों के साथ आतंकवादियों का अत्याचार चालू है, उन लोगों के विरोध में, उन लोगों आतंकवादियों के विरोध में और जो पीड़ित लोग हैं उनके समर्थन में बहुत जल्दी एक राज्यव्यापी मुहिम छेड़ने वाली है। हम जन जन अभियान करेंगे और जो कश्मीरी पंडितों को वहाँ से हटाया गया है पुनः स्थापित करने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। और इस विषय पे हमारे राष्ट्रीय नेता श्री रामदास जी आठवले जी केंद्र मंत्रालय में जाकर इसमें अपना प्रस्ताव भी रखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज को अब न्याय मिलेगा, ऐसा आप सोच रखते हैं, या ऐसी आपकी प्रक्रिया है, या ऐसी आप मेहनत कर रहे हैं? हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक बाबा साहब आम्बेडकर का जो मानना था, उनकी जो परिकल्पना थी कि हर नागरिक के लिए समान नागरिक कानून होना चाहिए, तो उसी के अनुसार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संघर्ष नायक रामदास जी आठवले कार्य करते हैं। तो हमारी तो शुरू से ये नीति रही है
कि हर समाज को समान न्याय मिलना चाहिए, देश का हर व्यक्ति गरीबी रेखा के ऊपर होना चाहिए, और इसलिए ब्राह्मण समाज भी जो अब पीड़ित था, गरीब था, वो भी ऊपर आएगा। और हमारे संघर्ष नायक उस रूप में उस कार्य में संघर्षरत हैं और बहुत जल्दी इसका असर भी दिखाई देगा। हमने ब्राह्मण का पहला सम्मेलन मुंबई के ताजमहल होटल में लिया था, लेकिन उसके बाद हमने ब्राह्मण सम्मेलन उत्तर प्रदेश में भी ताजमहल पैलेस लखनऊ में लिया हुआ है, जहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले जी भी मौजूद थे, और वहाँ भी विभिन्न राज्यों से ब्राह्मण आए थे, और वहाँ भी हमने यही बात रखी थी। और ये शुरुआत वहाँ भी हो चुकी थी कि अब ब्राह्मण, जो मैंने उस सम्मेलन में भी एक बात कही थी कि ब्राह्मण अब किसी सम्मेलन में पूरी भाजी खाने अब नहीं जाने वाला है। ब्राह्मणों के हित की बात करो, ब्राह्मणों के भविष्य की बात करो, और तब वोट मांगने की बात करो। और इसी दिशा में शुरू से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम कर रही है और आगे भी करते रहेगी। जी हाँ, कृष्ण मिलन शुक्ला जी को आपने देखा कि किस तरह कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कृष्ण मिलन शुक्ला जी आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हालांकि बड़ी जवाबदारी है और बड़ा देश भी है, क्योंकि बहुत सारे राज्य हैं इनके अंदर आते हैं, और आरपीआई पार्टी के माध्यम से एक बड़ी जवाबदारी सौंपी गई है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह ब्राह्मण समाज एकजुट एक मंच पर आता है, आरपीआई पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से सरकार को चुन के लाती है। चलिए आपसे विदा लेते हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़, मुंबई। खुशी हुई कि जो मैं अपने समाज के लिए प्रयत्नशील था, वो मैसेज कहीं ना कहीं उसके जो हमारा एक सोच थी कि कहीं ना कहीं हर पार्टी को उस बारे में सोचना पड़ेगा, और भारत की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी को आज उस विषय में सोचना पड़ा, जिसके लिए मैं कई बार, कई दिन, कई जगह से जाकर अपनी बात को रख रहा था।